ये बात सन 2017 की है। उन दिनों हिंदुस्तान अखबार के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था। अभी कोतवाली के अंदर इंस्पेक्टर ने ज्वाइन ही किया था और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो चुनाव था नगर निकाय का, पोलिंग पार्टियां आ रही थीं और इसी बीच मेरे पास इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है। इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन किया कि मुझे बहुत ज़रूरी आपसे बात करनी है, मिलना है। मैं एकदम पहुंच जाता हूं क्योंकि मैंने कभी इंस्पेक्टर को देखा नहीं था और इंस्पेक्टर ने मुझे कभी नहीं देखा था। तो जैसे मैं जाकर सामने खड़ा होता हूं तो वहाँ पर कोतवाली के अंदर बहुत सारे पुलिस वाले पहले से ही मौजूद थे जिन्हें अलग अलग बूथों के लिए रवाना किया जा रहा था। इसी बीच में इंस्पेक्टर साहब देखते ही मुझे और कहते हैं कि बताइए क्या बात है, क्यों यहाँ पर खड़े हो। तो मैंने कहा सर अभी फ़ोन पहुँचा था आपका कि मेरा नाम उस्मान सैफ़ी है। बोले हाँ मैंने फ़ोन किया था। भाई एक काम करिए, आप 200 लोगों के खाने का इंतज़ाम करिए। हालांकि जो पुलिस वाले हैं वो लगभग 500 हैं, लेकिन आपको 200 लोगों का इंतज़ाम करना है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक पत्रकार से वो खाने के इंतज़ाम की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ हाँ या ना का कुछ जवाब दे पाता, एक और इंस्पेक्टर उनके बराबर में खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जिससे तुम खाने के लिए बोल रहे हो वो पत्रकार है, अखबार में छाप देगा तो तुम्हारी बैंड बजा देगा। इंस्पेक्टर साहब समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये नंबर मुझे कहाँ से मिला, किसने दिया और क्यों फ़ोन कराया, इसी व्यक्ति को क्यों फ़ोन कराया। दरअसल होता क्या है कि जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, लोकसभा के हों, नगर निकाय के हों या ग्राम पंचायत के चुनाव हों, तो पोलिंग पार्टियां आती हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह पोलिंग पार्टियां बूथ पर जाती हैं। उनकी खाने का इंतज़ाम या तो गांव का प्रधान करता है या फिर स्थानीय पुलिस वाला करता है। अब वो पुलिस वाला अपनी जेब से तो कर नहीं सकता, इसलिए वो सामाजिक लोगों से इधर उधर से इकट्ठा करते हैं। भले ही चाहें चुनाव आयोग कितना ही पैसा क्यों ना दे, लेकिन वो पैसा शायद उन लोगों तक सही जगह पहुंच नहीं पाता और ही लोग इंतज़ाम करते हैं। बाद में पता चला कि इंस्पेक्टर साहब की किसी ने फिरकी ली है। मेरा नंबर देके वो इंस्पेक्टर साहब को फंसाना चाहते थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई है उसको डिलीट कर दीजिए और ये बात प्लीज़ अखबार में मत छापना, नहीं तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। उन्होंने अपनी बदनामी के डर से इस बात को वहीं दबा लिया। इसलिए आज ही मैं उनका नाम वाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक इंस्पेक्टर से भी गलती हो सकती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। जब भरी अदालत में ये केस चल रहा था तो न केवल वकील हंस रहे थे, फिर उसके बाद जब मामला सोशल मीडिया पर आता है तो जो भी सुन रहा था वो हंस ही रहा था। दरोगा इतनी बड़ी चूक जो कर जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ और इसी ज़िले का एक थाना लगता है किठौर। बात कर रहा हूँ 12 जुलाई 2018 की। कंट्रोल रूम पुलिस को फ़ोन पहुँचता है कि साहब जल्दी से आ जाइए। ये नई बस्ती का जो इलाका है, मवाना रोड, यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। यदि पुलिस जल्दी से नहीं आई तो यहाँ पर लोग मर सकते हैं, उनकी हत्या हो सकती है। पुलिस जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत मौके पर पहुँचती है। तो कुछ लोग नहीं, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए थे और दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने पर मरने पर तैयार हो रहे थे। कई लोग घायल थे, चोटिल थे, खून निकल रहे थे। और जैसे ही पुलिस पहुंचती है, पुलिस दोनों पक्षों को हिरासत में लेती है और सीधा हिरासत में लेकर कोतवाली ले आती है। अब दोनों ही पक्ष तहरीर दे देते हैं और तहरीर देने के बाद आरोप लगाते हैं कि इन्होंने शुरुआत की थी, इन्होंने मारा है, इन्होंने ये किया है। आपस में जो बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते यहाँ पर दो पक्ष होते हैं। एक का नाम होता है इरफान और दूसरे का होता है खिलाफत हुसैन। इरफान का पक्ष भारी मजबूत हो जाता है और इरफान की तहरीर के आधार पर 4 नामजद और 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। नामजद खिलाफत हुसैन होते हैं, सलीम, अनीस, नईम। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और इस मामले की जांच दी जाती है सब इंस्पेक्टर विमल कुमार को। विमल कुमार ने अपने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी, ये देखना शुरू कर दिया कौन मौके पर था, कौन नहीं था। अब ऐसे ही इंस्पेक्टर साहब ने जो जांच पड़ताल की, चार्जशीट लगाई और जाकर वो जब कोर्ट में जमा किया तो सरकारी वकील ने वो कागज़ अब जज साहब के सामने रखे। तो दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का एक व्यक्ति होता है महफूज अहमद। उसका कलमबंद बयान था और महफूज ने जो बयान दिया था उसमें साफ लिखा था कि मैं किसी के दबाव में नहीं, जो भी है मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है। उसे पढ़ा जाता है,
2 पन्नों का पूरा वो एक लेख लिखा हुआ था, पूरा घटनाक्रम था। दरअसल वो बताता है कि वारदात के वक्त वो अपने घर में बैठकर खाना खा रहा था और अभी खाना खाकर निपटा ही नहीं था कि बाहर से चीखने की, चिल्लाने की, शोर की आवाज़ आ रही थी। वो खाना जैसा था वैसा का वैसा छोड़कर और यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है। देख रहा था कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई झगड़ा हुआ है। गली से जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद देखता है कि 2 पक्ष हैं, एक दूसरे के हाथों में लाठी, डंडे, हथियार हैं और वो एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और यही दृश्य को सैकड़ों लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, बड़ी संख्या में, लेकिन कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है फरमान नाम का। फरमान जो होता है वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रहम की भीख मांग रहा था। दरअसल उस पर लाठियों की बरसात हो रही थी, लेकिन उसको रोता हुआ, बिलखता हुआ देखकर महफूज थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है और वो जाता है दौड़कर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। कह रहा, भाई लोगों, इसे मत मारो, ये मर जाएगा, इसे बचाना है। तो बचाने की तमाम कोशिशें कर रहा था। बचाते बचाते आखिरकार वो और लोगों से भी अपील करता है कि भैया ये मर जाएगा, इसे बचा लो यार। तो बड़ी संख्या में लोग फिर आते हैं और इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। जो पूरा घटनाक्रम था वो महफूज 2 पन्नों के दरोगा जी यानी कि विमल कुमार जी को दे देता है। अब जज साहब के सामने ये पेश थे तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत ही पुख्ता मजबूत गवाही थी, 302-120 भी का केस था, 100% सज़ा होनी ही थी। अब उनको याद किया गया, किसको? जिनकी गवाही हुई थी, कि भाई उनको बुलवाइए क्योंकि तस्दीक करनी है जो उन्होंने गवाही दी है वो सच है कि नहीं है। अब यहाँ से एक पत्र जाता है महफूज के पास, लेकिन महफूज के पास पत्र पहुँचता है, महफूज के घर वाले कह देते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं रहता है। पत्र फिर दोबारा नोटिस भेजा जाता है जज साहब की तरफ से, दोबारा पहुँचता, कहते हैं कि हमें क्यों परेशान कर रखा है आपने, पहले ही हमने मना कर दिया, फिर भी आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब ये बात कोर्ट पहुँचती है कि साहब महफूज तो यहाँ आने की तैयार ही नहीं है। तो जज साहब पूछ बैठते हैं कि भाई जो बयान दिया है वो कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं दिया, कहीं कोई प्रेशर मार के तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है उस आदमी के साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया है। अब जज साहब भी जाना चाहते थे, पुलिस वालों से जब पूछा तो पुलिस वालों ने एक ही जवाब दिया कि हम तो यहाँ कई बार जा चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। तो जज साहब को गुस्सा आ जाता है और जज साहब गैर ज़मानती वारंट जारी कर देते हैं। कहते हैं कि किसी भी कीमत पर उस आदमी को पकड़ के लेके आइए, अगर पकड़ के नहीं लेके आए तो फिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अब पुलिस मरती क्या ना करती, पुलिस की हाथ में इतनी पावर होती है कि वो तो ज़मीन की 7 तह को खोद के निकाल सकती है। अब उस व्यक्ति को खोजना था, वो उस पते पे नहीं था कि दूसरे पते पे था। जाकर पुलिस उसके पास पत्र भेजती है, कहती है कि तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है। अब घर वाले जो थे वो कह रहे कि कैसी बात कर रहे हैं आप, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। जब घर वालों ने बोलना शुरू किया तो पुलिस वालों ने उन घर वालों को उठाया और हवालात में डाल दिया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके उसे हाजिर कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तारीख़ आती है, तारीख़ आने से पहले ही अब जो घर वाले होते हैं महफूज के, उन्होंने एक वकील का सहारा लिया और वकील का सहारा लेने के बाद एक अर्जी दी कि हम दरोगा जी से बातचीत करना चाहते हैं। तो ठीक है, जज साहब ने भी अनुमति दे दी। अब जज साहब कटघरे में खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो महफूज के वकील होते हैं वो कहते हैं कि जज साहब इजाज़त है बात करने की। कहते हैं जी हाँ इजाज़त है, आप बात कर सकते हैं। तो विमल कुमार जी से पूछा जाता है कि ये जो जांच अधिकारी हैं आप, तो कहते हैं हाँ जी मैं जांच अधिकारी हूँ, कोई शक है क्या? नहीं बस पूछ रहा था। आपने जांच की? बिल्कुल हाँ मैंने जांच की। आपने जांच जो की थी वो महफूज के घर पर गए थे या फिर कहीं बुलाया था क्या? बोले साहब मैं घर पर ही गया था, जहाँ पर झगड़ा हुआ है बिल्कुल ठीक बराबर में उसका घर है, वहाँ पर गया था। बोले फेस टू फेस बैठे थे, बातचीत की थी? बिल्कुल फेस टू फेस। आप इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? दरोगा जी ने कहा। तो वकील साहब कह रहे थे कि बस मैं तस्दीक कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि नहीं है। ऐसी बातचीत का सिलसिला चल रहा था और चलते चलते कह रहे हैं कि तुम्हारी उनसे मुलाकात कब हुई थी? बोले इस घटना के बाद में हुई थी। बोले वो तो 15 साल पहले मर चुके हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि बातचीत हुई है? तो बोले क्या मजाक बना रखा है? बोले मजाक नहीं है, ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, देख लीजिए। वो मृत्यु प्रमाण पत्र जब जज साहब को दिखाया जाता है तो जज साहब खुद हैरान रह जाते हैं कि जो व्यक्ति 15 साल पहले मर चुका है उसके बारे में ऐसी कैसी बात हो रही। जज साहब ने फिर एक आदेश दिया कि इसकी तस्दीक की जाए, पता किया जाए कि क्या वो सचमुच मरा है नहीं है। जब ये घटना घटी थी तब वो व्यक्ति कहाँ था?
उसके बारे में जब पुलिस जांच करती है तो सचमुच वो व्यक्ति 15 साल पहले मर चुका था। और दरोगा जी ने अपने बयानों में ये लिख दिया कि वो घर गए, जाके बातचीत की, उस आदमी ने, महफूज ने पूरी घटनाक्रम देखा अपनी आंखों से, और 4 लोगों को नामजद और 4 अज्ञात, 8 लोगों के खिलाफ 307 120 में मुकदमा दर्ज हो गया था। अब तो फिर क्या था, ये जब बात अखबारों में छपती है, सोशल मीडिया पे आती है कि जो व्यक्ति 15 साल पहले मर चुका है, दरोगा ने उसके बयान आखिरकार कैसे ले लिए। अब ये भी एक जांच का विषय था। तो एसपी देहात राजेश कुमार के पास ये मामला पहुंचता है। मीडिया का प्रेशर लगातार पड़ रहा था। तो राजेश कुमार जी ने, जो एसपी देहात होते हैं, उन्होंने डीएसपी को इस मामले की जांच दी। जांच में पता चलता है कि दरोगा जी विमल कुमार या तो अपने दफ्तर में थे या फिर अपने सरकारी आवास पर बैठकर स्थानीय लोगों को फ़ोन करके पूछ रहे थे कि भाई क्या चल रहा है, ये झगड़ा कैसे हुआ। अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे थे। तभी एक किसी व्यक्ति ने फ़ोन को लिया और बातचीत करनी शुरू की और पूरा का पूरा घटनाक्रम जो उसने अपनी आंखों से देखा था, वो आंखों देखा हाल महफूज के हवाले से सुना दिया। महफूज जो इस दुनिया में था ही नहीं, वो झगड़ा सच था या झूठा था ये तो खैर पता नहीं, लेकिन ये बताने वाले बताते हैं कि जो झगड़ा 2 पक्षों में हुआ था, दोनों की बराबर सी बात थी, लेकिन एक पक्ष ने कुछ अपना राजनीतिक प्रभाव के चलते दूसरे पक्ष पे मुकदमा करा दिया और दरोगा जी ने बिना मौके पे जाए ही पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसा मामला कर दिया कि आरोपियों को सज़ा मिलने की नौबत आ गई। बाद में क्या होता है ये तो खैर क्लियर नहीं हो पाया। काफ़ी मैंने पता करने की कोशिश की कि उनको सज़ा मिली कि नहीं मिली, लेकिन पुलिस किस तरह से जांच करती है, पुलिस किस तरह से काम करती है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। जैसे कि शुरुआत में मेरे पास इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन पहुंचता है कि 200 लोगों के खाने का इंतज़ाम कर दो। दरअसल वो इंस्पेक्टर साहब एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे कि भाई यहाँ शहर की कौन कौन सी मोटी पार्टियाँ हैं जो इस तरह के काम कर सकते हैं। तो उस मोटी पार्टी की वजह से उसने जानबूझकर मेरा नंबर दिया था ताकि ये बात अखबार में छपेगी और इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, इंस्पेक्टर साहब उनके सस्पेंड हो जाएंगे। खैर वो तो उस नौबत नहीं आई, लेकिन इन इंस्पेक्टर साहब के साथ में क्या होता है वो जाहिर से बस बातें अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जांच होती है, काफ़ी फजीहत होती है और उत्तर प्रदेश पुलिस में काफ़ी बदनामी होती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।